नमस्कार, खबर दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि जल्द ही होगी 12 देशों के गठबंधन से यूक्रेन को 120 से 140 टैंकों की आपूर्ति। वहीं पूर्वी यूक्रेन में जारी भीषण संघर्ष के बीच रूस ने ब्लाहोदार इलाके पर नियंत्रण का दावा किया है। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि अमेरिकी रक्षा मंत्री ने दक्षिण कोरिया के साथ परमाणु खतरे से निपटने के लिए रणनीति बनाने पर चर्चा की और किस तरह से दुनिया में बज रहा है भारत की आर्थिक तरक्की का डंका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। 12 देशों के गठबंधन से यूक्रेन को 120 से 140 टैंकों की आपूर्ति जल्द। पोलैंड में यूक्रेनी सैनिकों को 2 महीने तक दिया जाएगा टैंक चलाने का प्रशिक्षण। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ने कीव को तोपों के गोले की आपूर्ति के लिए किया समझौता। यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान देने के वादे से मुकरा अमेरिका। पूर्वी यूक्रेन में भीषण संघर्ष जारी। रूस ने ब्लाहोदार इलाके पर नियंत्रण का किया दावा। यूक्रेन ने कहा दोनेत्स्क क्षेत्र में अभी भी चल रहा है भीषण संघर्ष। क्रेमलिन ने हथियारों की आपूर्ति पर पोलैंड और बेल्जियम को दी चेतावनी। यूक्रेन को घातक हथियार उपलब्ध कराने पर अमेरिका की निंदा। नाटो प्रमुख ने जापान के साथ साझेदारी को मजबूत करने पर दिया जोर। पीएम किशिदा ने मुक्त और खुले अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नाटो के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए जताई प्रतिबद्धता। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने दक्षिण कोरिया के साथ परमाणु खतरे से निपटने के लिए रणनीति बनाने पर की चर्चा। दुनिया में बज रहा है भारत की आर्थिक तरक्की का डंका। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपने विश्व आर्थिक परिदृश्य में 2023-24 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.1% रहने का जताया अनुमान। कहा दुनिया की अर्थव्यवस्था में गिरावट के बावजूद सबसे तेज विकास करेगा भारत। मौजूदा महंगाई दर फिर घटकर 5% पर आने का जताया अनुमान। फ्रांस में पेंशन सुधार के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल से बिजली उत्पादन, सार्वजनिक यातायात सेवा हुई बाधित। कर्मचारी रिटायरमेंट की आयु को 62 से 64 वर्ष किए जाने का कर रहे हैं लोग विरोध। लेंगे खबरों को विस्तार से। शुरुआत करते हैं यूरोप इन दिनों से। यूक्रेन रूस में बढ़ती तल्खी के बीच यूक्रेन पर रूसी सेना का अनवरत हमला जारी है। यूरोपियन देशों के अलावा गैर यूरोपियन देश भी अब यूक्रेन के पक्ष में खुलकर खड़े होते दिख रहे हैं। हालांकि अब तक यूक्रेन के साथ अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे ताकतवर देश मजबूती से खड़े हैं। सभी देश यूक्रेन को युद्धक सामग्री से लेकर हर जरूरी सैन्य और मानवीय सहायता भी उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन भीषण होते ही यूक्रेन रूस युद्ध के बीच लगातार हथियारों की मांग करते ज़ेलेंस्की को उस वक्त करारा झटका लगा जब जर्मनी के बाद अमेरिका ने भी लड़ाकू विमान F-16 देने से इनकार कर दिया। भीषण होते यूक्रेन रूस युद्ध के बीच लगातार हथियारों की मांग करते ज़ेलेंस्की को उस वक्त करारा झटका लगा जब जर्मनी के बाद अमेरिका ने भी लड़ाकू विमान F-16 देने से इनकार कर दिया। जबकि पिछले दिनों पश्चिमी देशों ने टैंकों की आपूर्ति का भरोसा देकर यूक्रेन को युद्ध के मोर्चे पर डटे रहने में काफी मदद की। व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति से जब सवाल पूछा गया कि क्या अमेरिका यूक्रेन को F-16 मुहैया कराएगा, तो बाइडेन ने ना में जवाब दिया। हालांकि फ्रांस और पोलैंड यूक्रेन से इस तरह के किसी भी अनुरोध पर मदद करने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति ने हाल ही में रूसी सेना से मुकाबले के लिए पश्चिमी देशों से चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की मांगे की थी। क्या अमेरिका यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान भेजेगा? इस बीच यूरोपियन देशों के अलावा गैर यूरोपियन देश भी अब यूक्रेन के पक्ष में खुलकर खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। अब तक यूक्रेन के साथ अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे ताकतवर देश मजबूती से खड़े हैं। सभी देश यूक्रेन को युद्धक सामग्री से लेकर हर जरूरी सैन्य और मानवीय सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। उधर फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ने संयुक्त रूप से यूक्रेन के लिए तोपों के गोले की आपूर्ति को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि यूक्रेन के पास गोला बारूद, हथियार, टैंक और फाइटर जेट की भारी कमी है। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के रक्षा मंत्रियों ने तोप गोलों की यूक्रेन को आपूर्ति करने की
संयुक्त घोषणा करके रूस को बड़ा संदेश दिया है। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने पहली बार संयुक्त उच्च स्तरीय वार्ता की। फ्रांस और रक्षा मंत्री ने दोनों देशों द्वारा किए गए पहल को $multi-million प्रोजेक्ट कहा। यह साझेदारी हमें आने वाले हफ्तों और महीनों के दौरान यूक्रेन की मदद करने की अनुमति देगी। दोनों देशों की यह परियोजना अभूतपूर्व होगी। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया यूक्रेन को यह सुनिश्चित करने के लिए सैन्य सहायता प्रदान कर रहे हैं ताकि यूक्रेन इस संघर्ष में बने रहने में सक्षम बने। हम युद्ध को अपनी शर्तों पर समाप्त होते हुए देखना चाहते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस सहित पोलैंड और बेल्जियम द्वारा यूक्रेन को बड़ी रक्षा और सैन्य सहायता देने की घोषणा के बाद रूस ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। क्रेमलिन ने पश्चिमी देशों की एकजुटता पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सैन्य आपूर्ति के बाद भी रूसी सैनिक अपने लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम होगा। हम बाल्टिक देशों और पोलैंड के प्रतिनिधियों की तरफ से अत्यंत आक्रामक स्थिति देख रहे हैं। वे स्पष्ट रूप से परिणामों की परवाह किए बिना टकराव को भड़काने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। यह बहुत दुख की बात है कि इन कठिन परिस्थितियों में भी प्रमुख यूरोपीय देशों के नेता संतुलनकारी भूमिका नहीं निभाते हैं। तलखे के बीच यूक्रेन पर रूसी सेना का अनवरत हमला जारी है। ताज़ा हमले में रूसी सेना ने पूर्वी क्षेत्र के बलाहोदातने इलाके पर नियंत्रण होने का दावा किया है। हालांकि रूसी सेना के दावे को खारिज करते हुए यूक्रेनी सेना ने करारे जवाबी कार्रवाई की बात कही है। डोनेट्स्क क्षेत्र में रूसी सशस्त्र बलों के सामरिक और लड़ाकू विमान, रॉकेट और तोपखाने से किए गए हमले में सफल अभियान को अंजाम दिया गया। परिणाम स्वरूप ब्लाहोदत्ने को यूक्रेनी सैनिकों के कब्जे से छीन लिया गया। उधर मॉस्को में अमेरिकी राजदूत से रूसी उप विदेश मंत्री की मुलाकात के दौरान यूक्रेन को घातक हथियार उपलब्ध कराने पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के कदमों की निंदा की। मुलाकात के दौरान सरगई ने दोनों देशों के बीच गंभीर टकराव के साथ घातक परिणामों तक की चेतावनी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इस बीच विदेश मंत्री दमित्रो कुलेबा ने कहा कि यूक्रेन को 12 देशों के गठबंधन से 120 से अधिक टैंकों की पहली खेप जल्द ही पहुंच जाएगी। ऑनलाइन ब्रीफिंग के दौरान विदेश मंत्री कुलेबा ने कहा कि टैंक गठबंधन में 12 देश हैं जो कि यूक्रेन को सैन्य साजो सामान की आपूर्ति कराने का निर्णय जिन्होंने लिया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन टैंक गठबंधन में सदस्यों की संख्या बढ़ाने पर प्रयास करता रहेगा। विदेश मंत्री ने कहा कि कीव देश के दक्षिण और पूर्वी हिस्से में रूस द्वारा कब्जे में लिए गए क्षेत्रों को फिर से बड़ा जवाबी हमला शुरू करने की योजना बनाई है। और फ्रांस में पेंशन सुधार योजना का विरोध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को कर्मचारी संगठनों ने दूसरी बार राष्ट्रव्यापी हड़ताल की। कर्मचारी रिटायरमेंट की आयु को 62 से 64 वर्ष किए जाने का विरोध कर रहे हैं। हड़ताल से बिजली उत्पादन, सार्वजनिक यातायात सेवा बाधित हुई। हड़ताल का असर स्कूलों पर देखा गया। सिर्फ 1/3 हाई स्पीड ट्रेन ही पटरी पर नजर आई, जबकि कुछ ही लोकल और क्षेत्रीय ट्रेनों के उपलब्ध होने के कारण आम लोगों को दफ्तर जाते समय जूझना पड़ा। बेल्जियम पुलिस ने सोमवार को ब्रसेल्स मेट्रो स्टेशन में 3 लोगों को चाकू मारने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए आतंकी हमले की घटना से इनकार किया है। और इस खास कार्यक्रम में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज।
That's another 6. रिचार्ज जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स ओटीपी सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित, तो बार बार डिटेल भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर। हो की बात। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ओ मेहता साहब, किन ख्यालों में खोए हुए हो? म्यूचुअल फंड के इक्विटी फंड में एसआईपी तो किया है, पर अभी मार्केट डाउन है। समझ नहीं आ रहा चालू रखूं या बंद कर दूं। म्यूचुअल फंड्स में रिस्क तो है, इसलिए इसमें उतने ही पैसे डालो जिसे लंबे समय तक रख सको। बात तो सही है आपकी। चले चलिए। समझ। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और अब देखते हैं एशिया का आईना। पाकिस्तान में बम धमाके के बाद हालात नाजुक बने हुए हैं। धमाके में अब तक कम से कम 100 लोगों की मौत हो चुकी है। पेशावर में मस्जिद में हुए बम धमाके के बाद आपात स्थिति लागू है। पाकिस्तान में इस्लामाबाद समेत कई बड़े शहरों में सुरक्षा कड़ी की गई है। बदतर होती स्थिति के बीच पाकिस्तान को खराब आर्थिक हालात भी झेलने पड़ रहे हैं, क्योंकि डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया लगातार लुढ़क रहा है। नागरिकों पर पड़ रही महंगाई की जबरदस्त मार के बीच पाकिस्तानी सरकार लगातार तेल के दाम बढ़ा रही है। पेशावर की मस्जिद में सोमवार को हुए बम धमाके के बाद पाकिस्तान में हालात लगातार नाजुक बने हुए हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने धमाके के बाद से इलाके में आपात स्थिति की घोषणा कर रखी है। साथ ही इस्लामाबाद समेत देश के कई महत्वपूर्ण शहरों की सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमवार को हुए हमले में पेशावर की एक मस्जिद में दोपहर की नमाज के समय एक आत्मघाती हमलावर ने बम के जरिए खुद को उड़ा लिया, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई व कई अन्य घायल हो गए। हमला इतना तेज था कि इससे मस्जिद का एक बड़ा हिस्सा ढह गया, जिसके नीचे कई लोग दब गए। तहरीके तालिबान पाकिस्तान को ही इस हमले का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। मरने वालों में बड़ी संख्या पुलिसकर्मियों की है। मलबे से लगातार घायलों और मृतकों को निकाला जा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हमले के बाद घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे। बारूदी मवाद जो है, हमारा अंदाजा ये है कि 10 से 12 किलो हो सकता है। इसमें जो ज्यादा नुकसान बारूदी मवाद से नहीं हुआ, धमाके की शॉक वेव्स की वजह से छत नीचे गिरी है पूरी और लोग मलबे तले दब गए हैं। कहीं ना कहीं लैप्स हुआ है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि लैप्स नहीं हुआ है, लैप्स हुआ है। उस लैप्स की अलग से इंक्वायरी चल रही है। पाकिस्तान को आतंकवाद के अलावा आर्थिक हालात से भी दो चार होना पड़ रहा है। देश के पास केवल कुछ ही सप्ताह तक चीजें आयात करने लायक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बची है। पाकिस्तान का रुपया भी डॉलर के मुकाबले लगातार लुढ़कता जा रहा है। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष समेत कई जगहों से कर्ज के तौर पर विदेशी मुद्रा लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक उसे कामयाबी नहीं मिल पाई है, जिसके चलते देश के आम नागरिकों पर महंगाई की जबरदस्त मार पड़ रही है। इससे पहले पाकिस्तान में कुछ महीने पहले बड़े पैमाने पर आई बाढ़ ने भी देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी थी। इतना ही नहीं, कुछ समय पहले ही पाकिस्तान के बड़े इलाके में बिजली गुल होने से भारी बिजली संकट भी देखने को मिला था। अलग तरह की चुनौतियां झेल रहे लोगों में निराशा बढ़ती जा रही है और लोग सरकार की आर्थिक नीतियों से खासे नाराज नजर आ रहे हैं। It will put a negative impact on आम नागरिक काफी परेशानियां झेल रहे हैं और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में संभवतः लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे होंगे, क्योंकि हाल ही में तेल के दाम में हुई बढ़ोतरी बिल्कुल नाजायज है। मैं जानता हूं कि सरकार वही कर रही है जो IMF बता रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में तेल के दामों में और बढ़ोतरी की आशंका है, जो देश में सुनामी ला देगी। परेशानी है। पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है कि हमारी पहुंच से तो बाहर हो गया। अब बेहतर यही है कि हम तो खड़ी करेंगे गाड़ी, जब बचेगा ही नहीं कुछ तो फ़ायदा क्या चलाने का। अब जब देखेंगे कोई अगर मिल गया, नहीं तो भाई नौबत तो यहाँ आ गई है कि भीख मांगना पड़ेगी। इन मुश्किल आर्थिक हालात और सुरक्षा चुनौतियों के बीच
दुनिया भर की नजरें पाकिस्तान पर टिकी हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुश्किल शर्तें मानने की वजह से पाकिस्तान सरकार कुछ ऐसे कदम उठाने को मजबूर है जिससे आम लोगों पर महंगाई और टैक्स का बोझ बढ़ना लाजमी है। वहीं देश में तहरीके तालिबान पाकिस्तान जैसे संगठनों ने लगातार हमले करके देश को अस्थिरता की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। ऐसे में देखना होगा कि पाकिस्तान इन बेहद मुश्किल परिस्थिति से निकलने के लिए क्या कोई सफल कदम उठा पाएगा या दलदल में और गहरे फंसता चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कोरियाई प्रायद्वीप में हाल के दिनों में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री और नाटो प्रमुख के दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच दोनों प्रतिनिधियों का ये दौरा इसलिए भी अहम हो जाता है जब पश्चिमी देश ज़ेलेंस्की के लिए हथियारों की आपूर्ति को अंतिम रूप दे रहे हैं। इससे पहले नाटो महासचिव ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल से मुलाकात के दौरान पिछले वर्ष उत्तर कोरिया द्वारा भारी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षणों के बारे में चर्चा की। इसके अलावा दोनों नेताओं के बीच भी जो बातचीत हुई। कोरियाई प्रायद्वीप में हाल के दिनों में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री और नाटो प्रमुख के दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच दोनों प्रतिनिधियों का यह दौरा इसलिए भी अहम हो जाता है जब पश्चिमी देश ज़ेलेंस्की के लिए हथियारों की आपूर्ति को अंतिम रूप दे रहे हैं। एक दिन पहले नाटो प्रमुख ने दक्षिण कोरिया के दौरे में सियोल से यूक्रेन के लिए हथियारों की आपूर्ति का आग्रह किया था। हालांकि दक्षिण कोरिया ने कानून का हवाला देते हुए उनके आग्रह पर विचार करने का भरोसा दिया। बहरहाल मंगलवार को अमेरिकी रक्षा मंत्री ने दक्षिण कोरिया दौरे पर अपने समकक्ष के साथ मुलाकात करते हुए परमाणु खतरे से निपटने के लिए रणनीति पर चर्चा की। दोनों देशों के बीच परमाणु खतरे पर केंद्रित एक टेबल टॉप अभ्यास आयोजित करने पर सहमति बनी, जिसकी तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। अमेरिकी रक्षा मंत्री की यात्रा का उद्देश्य कोरियाई प्रायद्वीप में आपसी सहयोग को बढ़ाना और सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा करना है। वहीं दक्षिण कोरिया ने अपने सहयोगियों पर हमले को रोकने के साथ अपनी सैन्य क्षमता, खासकर परमाणु सुरक्षा के लिए विश्वास बहाली पर जोर दिया। कोरियाई प्रायद्वीप में बढ़ते तनाव और उकसावे की कार्रवाई के बाद अमेरिका ने कोरिया गणराज्य के प्रति प्रतिरोधक प्रतिबद्धता को बढ़ाया है। कोरिया गणराज्य के साथ एकजुट रहने के साथ हम उत्तर कोरिया द्वारा खतरनाक गतिविधियों की निंदा करते हैं, जो हमेशा अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हैं और क्षेत्र को अस्थिर करने की धमकी देते हैं। हम उत्तर कोरिया द्वारा मिसाइल लॉन्च और ड्रोन घुसपैठ के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन करने जैसे लगातार उकसावे की कड़ी निंदा करते हैं। इसलिए हमने आश्वस्त किया कि हम उत्तर कोरिया से किसी भी संभावित खतरे का अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ दृढ़ता से जवाब देंगे। उधर नाटो प्रमुख ने दक्षिण कोरिया दौरे के एक दिन बाद जापान का रुख किया। यात्रा का उद्देश्य तो जापान के साथ नाटो की साझेदारी को मजबूत करना था, लेकिन इस दौरान रूस यूक्रेन पर भी चर्चा हुई। दरअसल जापान भी यूक्रेन पर रूस के हमले के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाने में शामिल रहा है। इतना ही नहीं, युद्ध के शुरुआती दिनों में जापान ने कीव के लिए मानवीय सहायता और खास रक्षा उपकरण भी उपलब्ध कराए थे। दौरे से ठीक पहले जापान के पीएम किशिदा ने रूस की आक्रामकता के एशिया तक पहुंचने की आशंका जताई थी। अमेरिका के करीबी सहयोगी जापान ने हाल के वर्षों में चीन और उत्तर कोरिया की ओर बढ़ते सुरक्षा खतरों के बीच हिंद प्रशांत देशों के साथ साथ ब्रिटेन, यूरोप और नाटो के साथ अपने सैन्य संबंधों का भी विस्तार किया है। आज हम नियम आधारित, मुक्त और खुले एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने और मजबूत करने के लिए जापान नेटो सहयोग को और बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं जापान और नाटो के बीच साझेदारी को मजबूत करने के लिए अपना मजबूत समर्थन व्यक्त करता हूं। हम अधिक खतरनाक और अधिक अप्रत्याशित दुनिया में रहते हैं, इसलिए हमें लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले देशों और गठबंधनों के बीच मजबूत साझेदारी की जरूरत है। जापान हमारे सबसे पुराने और सबसे सक्षम भागीदारों में से एक है। इससे पहले नाटो महासचिव ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल से मुलाकात के दौरान पिछले वर्ष उत्तर कोरिया द्वारा भारी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षणों के बारे में चर्चा की। इसके अलावा दोनों नेताओं के बीच उस अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट पर चर्चा हुई जिसमें ये आरोप लगाया गया था कि उत्तर कोरिया ने यूक्रेन में युद्ध का समर्थन करते हुए रूस को हथियार उपलब्ध कराए हैं। हालांकि उत्तर कोरिया ने नाटो प्रमुख की कोरियाई प्रायद्वीप की यात्रा की निंदा करते हुए कहा कि नाटो इस क्षेत्र में अपने सैन्य गतिविधि बढ़ाने की कोशिश करते हुए एशियाई देशों पर यूक्रेन को हथियार देने के लिए दबाव बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
दुनिया में आर्थिक मोर्चे पर बड़ी बड़ी समस्याएं देखने को मिल रही हैं, लेकिन तमाम चुनौतियों के बाद भी भारत सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने भारत को दुनिया की सबसे पसंदीदा अर्थव्यवस्था करार दिया। IMF ने कहा कि 2023 में भारत 6.1% की दर से आर्थिक प्रगति करेगा, वहीं 2024 के लिए 6.8% आर्थिक प्रगति होने का अनुमान लगाया है। दुनिया के तमाम देशों में आर्थिक मंदी के खतरे के बीच भारत की अर्थव्यवस्था सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रही है। केवल इतना ही नहीं, आने वाले समय में भी भारत तेजी से आगे बढ़ेगा। जी हाँ, ये भरोसा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर जारी ताजा आंकड़े में जताया है। अपने पूर्वानुमान में IMF ने कहा है कि 2023 में भारत 6.1% की दर से आर्थिक प्रगति करेगा। वहीं 2024 के लिए 6.8% आर्थिक प्रगति होने का अनुमान लगाया है। IMF के मुताबिक भारत तेजी से वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। We had the International Monetary Fund release its World Economic Outlook update, and they maintained India's GDP forecast or estimate for current financial year at 6.8, next financial year at 6.1, and importantly for 24-25 they kept India's real GDP growth forecast at 6.8%. So they show an acceleration of India's GDP after a slight dip which they estimate for the next financial year. इसके अलावा IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के मुताबिक वैश्विक विकास दर 2022 में अनुमानित 3.4% से गिरकर 2023 में 2.9% होने का अनुमान है, जबकि 2024 में बढ़कर 3.1% हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी 2023 के विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के विकास पूर्वानुमान में अमेरिका की GDP 1.4%, जर्मनी 0.1%, फ्रांस 0.7%, इटली 0.6%, स्पेन 1.1%, जापान 1.8%, UK -0.6%, कनाडा 1.5%, चीन 5.2%, भारत 6.1%, रूस 0.3%, ब्राजील 1.2% रहने का अनुमान है। हालांकि 2024 में सभी अर्थव्यवस्थाओं में सुधार दिखेगा। भारत में महंगाई को लेकर IMF ने कहा है कि मौजूदा महंगाई दर 31 मार्च तक 6.8% से गिरकर 5% पर आ सकती है। इसके बाद भी महंगाई में गिरावट जारी रहेगी और ये आने वाले साल यानी 2024 तक 4% पर आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब देखते हैं अमेरिकाना। अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने देश में लागू कोविड पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी और नेशनल इमरजेंसी को खत्म करने की तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिकी सरकार ने ऐलान किया है कि 11 मई से देश में ये दोनों इमरजेंसी खत्म कर दी जाएंगी। कोरोना महामारी का सामना करने के लिए जनवरी 2020 में तत्कालीन ट्रंप सरकार ने अमेरिका में ये इमरजेंसी लागू की थी। बता दें कि हाउस ऑफ रिपब्लिकन लेजिस्लेशन ने मांग की थी कि कोविड इमरजेंसी तुरंत खत्म की जाए, लेकिन विपक्ष की मांग न मानते हुए सरकार ने इमरजेंसी खत्म करने की तारीख 11 मई तय की है। पूर्वी ब्राजील में एक जूनियर फुटबॉल टीम के सदस्यों को ले जा रही बस पुल में गिर गई। इस हादसे में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि अन्य घायल हैं। मरने वालों में से अधिकांश किशोर थे और रियो डी जेनेरियो में एक युवा फुटबॉल क्लब विला मारिया हेलेना की युवा टीमों के थे। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। विला मारिया टीम कोपा नेशनल टूर्नामेंट के फाइनल में भाग लेने के बाद विजयी होकर लौट रही थी, जहां उन्होंने U18 में खिताब जीता था और U16 में उप विजेता रही थी। और अब बात विश्व संस्कृति की। बोलिविया की राजधानी लापाज में लोग हैं पेपिनो कार्निवल का पसंदीदा इनका कार्निवल है, उसका आनंद ले रहे हैं। हर साल बड़ी धूमधाम से ये मनाया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में पर्यटक शामिल होते हैं। ये शहर की सांस्कृतिक विरासत का अनूठा नमूना है, जिसमें सब भेदभाव भूलकर कार्निवल का मजा उठाते हैं लोग।
ये नज़ारा है बोल्विया की राजधानी लापाज की सड़कों का। यहाँ लोग सड़कों पर नाचते गाते हुए एक खास उत्सव का आनंद उठा रहे हैं। ये उत्सव है पेपिनो कार्निवल। स्पेनिश भाषा में पेपिनो का मतलब होता है खीरा। दक्षिण अमेरिकी देश में हर साल पेपिनो कार्निवल को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दर्जनों लोग इस कार्निवल की आत्मा माने जाने वाले मजेदार पेपिनो को कब्रिस्तान से कंधों पर उठाकर लापाज शहर की सड़कों पर घूमते हैं। इस दौरान लोग झूमते गाते हुए पेपिनो से वापस जिंदा होने की मिन्नत करते हैं। फिर जब कार्निवल क्वीन की मदद से पेपिनो उठ बैठता है तो वो भी झूमने लगता है। इसके बाद शुरू होता है पेपिनो का असली उत्सव। आज पेपिनो एक ऐसी तख्ती के साथ आया जिस पर लिखा था न्याय। पेपिनो ने मुझसे कहा कि उसे गलत तरीके से दफनाया गया था। उत्सव में शामिल लोग सब दुख दर्द और भेदभाव भूलकर पूरे उत्साह से इस शानदार त्योहार का मजा लेते हैं और अलग अलग जगहों से आकर इस रंग बिरंगे उत्सव का हिस्सा बने लोगों के साथ कार्निवल का लुत्फ उठाते हैं। रंगों, संगीत और नृत्य की अद्भुत छटा बिखेरते इस कार्निवल में हजारों की संख्या में पर्यटक हिस्सा लेते हैं। मैं बेहद योग्य महसूस कर रहा हूँ। यहाँ जो कुछ भी हुआ उसने मुझे इस कार्निवल के लिए आनंद और प्यार से भर दिया। इस त्योहार में स्थानीय परंपरा, उत्सव और औपनिवेशिक कैथोलिक धर्म का अनोखा संगम देखने को मिलता है। इस उत्सव की महत्वता को मानते हुए 2015 में इसे लापाज शहर की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक भी घोषित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एवं दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने अल मेहना जिले और इसके आसपास के क्षेत्रों का नाम बदलकर हिंद सिटी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक शहर को 4 क्षेत्रों में बांटा गया है, जिनके नाम हिंद 1, हिंद 2, हिंद 3 और हिंद 4 हैं। इसमें संयुक्त अरब अमीरात के निवासियों के लिए घर हैं। हिंद सिटी का इलाका करीब 83.9 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। साथ ही ये शहर अमीरात रोड, दुबई अल एन रोड और जेबेल अली लेहबाब रोड जैसी प्रमुख सड़कों से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही खबर दुनिया की में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।